से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर की, क्योंकि आज अत्याधुनिक इलाज मौजूद होने के बावजूद देश में हर साल लाखों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं और इससे मर जाते हैं। इसकी वजह है लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी। इसलिए आज हम बात करेंगे कैंसर से बचाव से इलाज तक की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है MMI नारायणा से सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर भारत भूषण, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आकांक्षा चिखलीकर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य साहू। आप तीनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। तो सबसे पहले डॉक्टर भारत, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत की अगर बात करें तो ये बताइए कि कैंसर है क्या और ये कितना आम हो सकता है और इससे कितना ज्यादा बचने की जरूरत है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? तो कैंसर, जैसे हमारा शरीर अलग अलग ऑर्गन से बना है, तो वो ऑर्गन्स भी सेल्स से बने हुए हैं, कोशिकाएं जिनको कहते हैं। ये कोशिकाएं जब अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ना चालू कर देती हैं तो एक लंप या गांठ का रूप ले लेती हैं। ये गांठ अपनी जगह तो फैलता ही है, आसपास के अंगों को भी डैमेज करता है और ब्लड के माध्यम से दूसरे अंग जैसे फेफड़े, लीवर या हड्डियों या शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंचकर उनको डैमेज कर सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि कैंसर होता क्या। डॉक्टर आकांक्षा, कैंसर का कारण क्या होता है, ये बताइए, मुख्य कारण इसके क्या होते हैं और क्या किसी को जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए? कैंसर के बेसिकली बहुत कारण है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक कारण अभी जाना नहीं गया है, बट स्मोकिंग सबसे ज़्यादा माना गया है। स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशंस अभी किए हुए हैं, खान पान में बदलाव, बाहरी खाना, प्लस वज़न का बढ़ना, व्यायाम ना करना, ये सारे कारण हो सकते हैं कैंसर के आने में। रही बात जेनेटिक टेस्टिंग की, तो वो वही उनके लिए लागू होता है जिनके फैमिली में जैसे कैंसर की हिस्ट्री थी या बहुत पुराने जो ख्यालात के जो थे हमारे दादा परदादा या दूसरी ग्रैंड मदर या परनानी, इनसे की हिस्ट्री रहने पे हम जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर चेतन, देखिए, डॉक्टर आकांक्षा ने तो कई सारे कारण इसके बताया जो मुख्य कारण हो सकते हैं। आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है कि रसायन और प्रदूषक भी कैंसर का मुख्य कारण बन रहे हैं। कैसे, जरा इसके बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। रसायन और प्रदूषक कैंसर के मुख्य कारण बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण इंडस्ट्रीज से, कार से जो निकलने वाले धुएं हैं। जैसे कि जल प्रदूषण है, जैसे इंडस्ट्रीज से जो पानी बहाकर नदियों में या सागरों में जो डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा रहती है। इसके अलावा जो कीटनाशक हैं, कीटनाशकों से भी जिनको हम बिना धोके खाते हैं, इन सब से देखा गया है कि ये जो रसायन होते हैं ये कोशिकाओं के DNA को डैमेज करते हैं और फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, जिससे ऐसा होता है कि ये कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर भारत, देखिए, कहा जाता है कि किसी भी बीमारी की शुरुआत में अगर पता चल जाए और सही समय पर इलाज हो पाए तो किसी भी बीमारी से बचना मुश्किल नहीं होता ज्यादा। आपसे समझना चाहते हैं कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। ऐसे वो लक्षण बताइए जिनसे बिल्कुल भी लापरवाही लोगों को नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो कैंसर के शुरुआती लक्षणों में जैसे अलग अलग कैंसर का अलग अलग अंग के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मुंह के कैंसर में ज़्यादातर छाले से प्रेजेंट करता है पेशेंट। जीभ में छाले हो सकते हैं या मुंह के भीतरी भाग में, कभी कभी गले में गांठ के रूप में भी बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चेदानी का कैंसर है तो वो ब्लीडिंग के रूप में प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है या जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है, अगर मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, तो वो उसका टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा शरीर में किसी भी प्रकार का गांठ, ठीक है, अगर नया कोई गांठ है या स्किन में कुछ नया चेंज है, ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर कुछ नया चेंज है, तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जैसे वेट लॉस या फिर भूख ना लगना, रात में स्वेटिंग होना,
ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान लगना जिसका कोई रीज़न समझ ना आए, तो ये सब आम लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, हमारे दर्शकों से भी हम यही अपील करते हैं कि अगर कोई भी शुरुआती लक्षण आप में भी दिखते हैं तो डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर आकांक्षा, कीमोथेरेपी की अगर आपसे बात करें तो क्या कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है? इसके बारे में बताइए। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव वैसे टेम्पररी होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे पेशेंट ने आपके पास इलाज के लिए आया है और कितना अपने डोज कीमोथेरेपी का उस हिसाब से लगाया है। पर कीमोथेरेपी का जो दुष्प्रभाव होता है वो सिर्फ टेम्पररी होता है। बेहतर आंसर चैतन्य सर दे पाएंगे इसमें। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर चैतन्य, आप बताइए, विस्तार से समझना चाहते हैं एक बार इस बारे में, क्योंकि देखिए लोगों के जहन में कई सवाल होते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आप ही उन्हें क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर का जो मुख्य इलाज होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन होता है मुख्य रूप से। तो जब कीमोथेरेपी देते हैं तो ज़्यादातर मरीज बिना किसी समस्या के निकाल लेते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। कुछ मरीजों को उल्टी, दस्त, ये सब समस्याएं हो सकती है और खून की कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल है, मतलब कि कीमोथेरेपी से ऐसा नहीं होने वाला है कि उससे आपको कैंसर से ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा। ये इलाज है, थोड़ा साइड इफेक्ट होगा पर ये सब रिवर्सिबल है और 1-2 हफ्ते में आप वापस से अपना सारा काम कर सकते हैं। अब बिल्कुल। डॉक्टर भारत, आपके पास मानना चाहती हूँ, शराब का एनीमिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए जरा। शराब के सेवन से जैसे हम शराब लेते हैं तो शराब हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय में जैसे फॉलिक एसिड है, उसका एब्जॉर्प्शन के साथ अल्कोहल इंटरफेयर कर सकता है। फॉलिक एसिड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा शराब के सेवन से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे अत्यधिक शराब का सेवन करने से जो हमारे हड्डियों के बीच में जो खून बनने का प्रोसेस है वो प्रोसेस भी स्लो हो सकता है, तो उससे एनीमिया यानी ब्लड की कमी और ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर आकांक्षा, देखिए ये तो बात होगी कि कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं। अब अगले स्टेप की बात करते हैं जो है जांच के बारे में अगर बात करें तो कैंसर के लिए कब और कैसे जांच की जानी चाहिए, किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए और इन टेस्ट के लिए कहाँ जाना चाहिए, दर्शकों को जरा एडवाइस दीजिए। कैंसर के जांच की बात की जाए तो पहले तो लक्षण नोटिस करना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आप कोई भी इनमें से, जो जैसे डॉक्टर भरत ने बताया है कि इनमें से जो भी लक्षण आपने नोटिस किए तो तुरंत आप जांच करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन अफेक्टेड। कहाँ आपको सिम्टम आया है, जैसे स्तन में है कैंसर आया है या आपको एक गठान महसूस हो रही है तो आप उसका मैमोग्राफी करा सकते हैं और एक विशेषज्ञ के पास जाके उसका सही तरीके से एग्जामिनेशन करके फिर आगे उसकी डायग्नोसिस की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। लाइकवाइज लंग कैंसर के लिए भी यही होता है कि इनको पेशेंट को खांसी या वज़न कम हो जाना या कमज़ोरी महसूस होना या सांस लेने में तकलीफ होना भी एक कारण हो सकता है लंग कैंसर का, जिसके लिए हम लोग CT स्कैन एडवाइस करते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन है। काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट भी है, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सब की जांच है। एक्सरे द्वारा भी ये जाना जा सकता है। और जैसे कोलोरेक्टल कैंसर होता है, आंतड़ी का कैंसर जिसको कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोलोनोस्कोपी भी एडवाइस कर सकते हैं। ये सब आपको एक ही जगह वन स्टॉप हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया जा सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इतना तो साफ हो चुका है कि आपको शुरुआती लक्षण को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर चैतन्य, देखिए इसके पहले भी जब हमने लक्षण की बात की थी तो ये डिस्कस किया था कि कैंसर के जो प्रकार होते हैं उनके हिसाब से उनके लक्षण आगे डिसाइड होते हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं और इनके सभी प्रकारों में सबसे घातक कैंसर कौन सा माना जाता है? ऐसे देखा जाए तो कैंसर के 200 से भी ज़्यादा प्रकार हैं, पर मेनली मैं बताना चाहूँगा उसमें पहला जो अपन बोलते हैं वो कार्सिनोमा मतलब जो ऊतकों के जो ऊपरी लेयर रहता है वहाँ से उत्पन्न होता है, जिसमें मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये सब आते हैं। इसके बाद होता है सार्कोमा जो इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बोन से, कार्टिलेज से, ये यहाँ से जो कैंसर जनरेट होता है इनको सार्कोमा कहते हैं। इसके अलावा ब्लड कैंसर होते हैं, जो ल्यूकेमियास होते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ से हमारे जनरेट होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा, ये सारे कैंसर आते हैं। इसके अलावा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कैंसर्स होते हैं हमारे।
और इन सब में देखा जाए तो अब सबसे घातक कैंसर कहने का जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है हमारे यहाँ, और उसके अलावा जो पुरुषों में लंग कैंसर का इंसिडेंस है। और ऐसा देखा जाए ओवरऑल तो सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा खराब कैंसर है लंग कैंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु देखी जाती है। वैसे हमारे इंडिया में, हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर से महिलाओं में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा अधिक है। तो भारत, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि देखिए ये तो बात होगी प्रकार की, लेकिन कैंसर के स्टेज की अगर बात करें तो कितने स्टेज होते हैं कैंसर के, और कैंसर का लास्ट स्टेज जो कि हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो कैंसर जब अपने अंग के अंदर ही रहता है तो उसको हम लोग यूजुअली फर्स्ट स्टेज नाम देते हैं। जब वो अंग से जस्ट बाहर निकलता है, ठीक है, दूसरे अंग में इन्वेट करना लगता है या अपने अंग के ऊपरी सतह में आता है, उसको हम लोग दूसरे स्टेज में गिनते हैं। जब आसपास के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो मोटे तौर पे तीसरे स्टेज में आता है। और जब कैंसर ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों में चला जाता है तो उसको हम लोग फोर्थ स्टेज में गिनते हैं। तो फोर्थ स्टेज को एक प्रकार से लास्ट स्टेज के रूप में गिनते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में कोशिश ये होती है कि पेशेंट को क्योंकि फोर्थ स्टेज का कैंसर यूजुअली क्योर नहीं होता है, तो हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने और लाइफ प्रोलॉन्गेशन पे फोकस करते हैं। स्टेज 1, 2, 3 में हमारा फोकस रहता है क्योर करने में और कैसे उनको एब्सोल्यूट क्योर की तरफ हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर आकांक्षा, अगर बात करें इलाज की जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा विषय रहा है, कैंसर का उपचार कैसे होता है, कैंसर के स्टेज के हिसाब से इलाज का कौन सा सबसे अच्छा प्रकार आप तय करते हैं, इसके बारे में जरा बताएं। कैंसर का इलाज मतलब कैंसर जितने अर्ली स्टेज में प्रेडिक्ट किया जाए तो उस हिसाब से कैंसर का इलाज है। जैसे अगर इनिशियल स्टेजेस में ही ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है और इनिशियल स्टेज में ये डिसीज़ फ्री हो सकती है, कैंसर फ्री हो सकती है अगर पूरा इलाज सही टाइम पे करा दिया जाए। दूसरी चीज़ रही स्टेज के अकॉर्डिंग, हाँ, कैंसर के जो ट्रीटमेंट के अलग अलग स्टेप्स है, वो होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेज, अगर पेशेंट स्टेज 2 या स्टेज 3 में आया है तो हम पहले देखना चाहेंगे कीमोथेरेपी देते हैं यूजुअली, जिसको हम NACT कहते हैं। कीमोथेरेपी दे के हम ट्यूमर का साइज़ छोटा करते हैं, उसका रिस्पांस देखते हैं, उस हिसाब से हम उसको ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। और फिर ऑपरेशन के दौरान जो भी हमने ट्यूमर निकाला उसके आसपास के ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को जो ऑब्जर्व किया उसको सब बायोप्सी के लिए भेजते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट। उसमें जो कोशिकाएं मौजूद होती है उसके हिसाब से हम स्टेज डिसाइड करते हैं और फाइनल उसको अंतिम आगे का और रेडिएशन और कीमोथेरेपी लगने का जो है संभावना वो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेज के हिसाब से इसकी जो पूरी प्रक्रिया वो निर्धारित की जाती है। डॉक्टर चैतन्य, आपसे समझना चाहते हैं, एक ही कैंसर से पीड़ित लोगों को अलग अलग उपचार क्यों दिया जाता है और उनकी समस्याएं अलग अलग क्यों होती है, इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही तरह के कैंसर एक ही तरह का, जैसे कि पर वो किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट रहता है। मान लो पेशेंट अर्ली स्टेज में आ गया, मुंह का कैंसर है, मरीज को अर्ली स्टेज में आ गया हमारे पास, तो सबसे पहले उसमें क्या सर्जरी पॉसिबल है, सर्जरी कर देते हैं पेशेंट का। तो उसमें उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट, मतलब उसके बाद और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उसको रेडिएशन का नीड नहीं है। ऐसे ही मान लो मरीज आया हमारे पास, थोड़ा एडवांस स्टेज में आया, थोड़ा बढ़ा हुआ बीमारी है, तो कोशिश ये रहता है कि पहले उसको कीमोथेरेपी दें, बीमारी कम करें, उसके बाद ऑपरेट करवाएं और उसके बाद रेडिएशन में जाएं। ऐसे ही बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी होता है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में मरीज जैसे हमारे पास आया है, एकदम शुरुआती समय में आ जाता है, तो मरीज को पहले सर्जरी की सलाह दी जाती है और उसके बाद अगर उसका जो हिस्टोपैथोलॉजी ऑपरेशन के बाद कितना निकला है, क्या निकला है, वो देखते हुए रेडिएशन देना है या कीमोथेरेपी देना है, रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी देना है, ये डिसाइड करते हैं। तो मरीज किस समय आता है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड करते समय। तो कोशिश ये रहता है और डिपेंड ये भी करता है कि जितना लेट से आया और जिस तरह का एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे उसको उतना साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ेगा। तो जितना जल्दी मरीज आ जाए उतना अच्छा इलाज होगा और उतना चांस रहेगा कि बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो जाए।
बिल्कुल, इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि जो लोग लापरवाही बरतते हैं अपनी सेहत को लेकर, लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, जानबूझकर वो ना करें, जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके। डॉक्टर भारत, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मरीज को अगर आप बताते होंगे जब भी कि उन्हें कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट उन्हें कराना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि जितने भी विकल्प है इलाज के, वो करने के बाद उनकी जीवन शैली, उनके लाइफ स्टाइल पर क्या कोई दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि डॉक्टर चैतन्य ने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग स्टेज के हिसाब से डिफ़र करता है। ठीक है, स्टेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस होता है। ठीक है, उसके अलावा कैंसर कौन से टाइप का है, स्टेज के अलावा भी एक पर्टिकुलर कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में ही 4 अलग अलग मोटे टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें कौन सा ग्रेड का है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद इनमें से हमारी कोशिश ये होती है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिससे पेशेंट का बेस्ट आउटकम हो और उनको कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, वो हम पेशेंट को ऑफ़र करें। उसके बाद पेशेंट का अपना भी कुछ प्री रिक्विजिट होता है कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के लिए या जैसे मुंह का कैंसर में जब कोई अर्ली स्टेज का भी आ जाता है, हम उनको सर्जरी के लिए बताते हैं, तो सर्जरी के लिए रेडी नहीं होता कि यहाँ मैं क्यों काट फिट कराऊँ। ठीक है, मगर पेशेंट को हम समझाते हैं कि सर्जरी इसका एकमात्र उपाय है जो उनको क्योर कर सकता है। ठीक है, बाकी रिकरेंस ना आने के लिए हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन देते हैं, मगर राइट नाउ अगर वो क्यूरेबल है और सर्जरी से हो सकता है तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा। ठीक है, तो पेशेंट के साथ एक कंफर्ट हम लोग को डेवलप करना पड़ता है। सारे विकल्प और जो बेस्ट विकल्प हैं, जो पेशेंट को बेनिफिट हो, वही हम उनको ऑफर करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर आकांक्षा, देखिए ये मेरा जो सवाल है, अगला सवाल वो हमारे उन सभी दर्शकों के लिए है जो लापरवाही बरतते अपनी सेहत को लेकर। उन्हें जरा बताइए कि कैंसर के इलाज का निर्णय कितनी जल्दी करना चाहिए और उपचार नहीं करने से जुड़े जोखिम के बारे में बताइए, ताकि वह अलर्ट रह सके, सतर्क रह सके। देखिए, कैंसर के लक्षण जो है हमेशा ही सब बताते रहते हैं, या हमें जानकारी लेना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किस स्टेज में पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर चैतन्य ने भी कहा, किस स्टेज में पेशेंट आता है उस हिसाब से, अगर स्टेज बढ़ जाता है तो हमें ट्रीटमेंट को एग्रेसिव करना पड़ता है, ज़्यादा डोज में कीमोथेरेपी देना पड़ता है। सर्जरी के दौरान अगर वो ट्यूमर जो है अदर ऑर्गन्स को, दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है, तो सर्जरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। या कि ट्यूमर अगर किसी इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल के पास है, रक्तवाहिनी के पास है, तो भी उसको निकालना अच्छी तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर कैंसर से दोबारा आने का भी चांस बहुत रहता है। अगर आप लापरवाही बरतें तो जैसे मुंह का कैंसर है तो वो फटने का चांसेस रहता है। ब्रेस्ट में भी बहुत बार कोई लंप होता है, ध्यान नहीं दिया तो वो फटने का चांसेस रहता है, जिसके आप टोटल सोशल स्टिग्मा जो है डेवलप हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है पेशेंट को। तो इसको सबको ये ध्यान में रखते हुए सिम्टम्स को ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर चैतन्य, देखिए कैंसर के इलाज के विकल्प के बारे में हमने अभी सुना, आप लोगों से सीखा भी हमने कि क्या क्या विकल्प होते हैं, कौन से स्टेज के आधार पर कैसे इलाज किया जाता है। लेकिन क्योंकि देखिए आज के समय में कैंसर का इलाज बहुत हद तक संभव इसलिए है क्योंकि नई तकनीकें आ चुकी है। जरा उन नई तकनीकों के बारे में बताइए जो पहले से अब बेहतर हो चुकी हैं। जी हाँ, अभी बहुत सारी तकनीकें आ चुकी है हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे सर्जरी में आज के समय में सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। रेडिएशन जैसे हम करते हैं, आज के टाइम में हमारे पास IGRT है, मतलब इमेज गाइडेड टेक्निक है। मतलब हम पर्टिकुलर सिर्फ कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं आसपास के स्ट्रक्चर को बचाते हुए। हमारे पास प्रोटॉन थेरेपी आ चुका है। इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह है पर अभी अवेलेबल है वो। इसके अलावा कीमोथेरेपी में देखें तो टारगेटेड थेरेपी आज के समय इम्यूनोथेरेपी है। मतलब हमारे पास बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के समय, तो इनका लाभ लेना चाहिए हमें। बिल्कुल डॉक्टर भारत, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट कराते समय जो चुनौतियां आती है एक पेशेंट के तौर पर भी, और ऐसे एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे उनके बारे में जरा बताइए, और उन चुनौतियों को आप कैसे हैंडल करते हैं? तो चुनौतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं।
एक तो बहुत सारे पेशेंट को फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है तो आजकल पेशेंट्स को आयुष्मान की सुविधा है जिसमें पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी डे टू डे सपोर्ट लगता है। पेशेंट को जैसे सर्जरी होती है, पेशेंट दूर से आता है, ठीक है, तो सर्जरी करके हम लोग 7 डेज 10 डेज में डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट वापस घर नहीं जाना चाहते, हम स्टिच कटवा कर जाएंगे करके। स्टिच यूजुअली हम लोग 2 वीक्स बाद निकालते हैं, तो पेशेंट को हम लोग टेम्परेरी स्टे प्रोवाइड करते हैं इन रायपुर ओनली, ठीक है, ताकि उनको कंफर्टेबल रहे। बहुत बार हम लोग को खुद को भी पेशेंट को लंबे समय तक ऑब्जर्व करना होता है, मगर बहुत सारी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से हम लोग पेशेंट को लगातार हॉस्पिटल्स में नहीं रख सकते हैं, तो वो एक फैक्टर है जिसमें हम पेशेंट को ईज आउट करते हैं। उसके अलावा पेशेंट को बहुत सारा चैलेंजेस होता है, मीन्स जागरूकता की कमी रहती है, ठीक है, तो वो उसके लिए हम काउंसलिंग का सहारा लेते हैं। हमारे पास काउंसलर और सोशल वर्कर हैं जो फिजिशियन और पेशेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करते हैं, जो पेशेंट का साइड को भी समझते हैं और डॉक्टर के साइड को भी समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आकांक्षा, देखिए कितने सारे उपचारों की हमने अब तक बात की, नई तकनीकों के बारे में भी हमने डॉक्टर चैतन्य ने हमें बताया, लेकिन क्या इन उपचारों के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और अगर है तो इससे कैसे बचें? उपचारों के हर एक उपचार का प्रोज एंड कॉन्स रहता है। जैसे सर्जरी का है तो प्रोज है कि आपका कैंसर ट्यूमर पार्ट निकल जाएगा, आप कैंसर फ्री हो जाओगे विद द सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी बीपी बढ़ जाता है, ये सब टेम्परेरी होता है, इनको रिवर्स किया जा सकता है। कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कीमोथेरेपी में बालों का झड़ना, कमज़ोरी होना, पेशेंट का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाना, पेशेंट को ये सब की वजह से सोशली पेशेंट मतलब अपने परिजनों से या किसी फैमिली फंक्शन में कहीं जा नहीं सकता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको हिचकिचाहट होती है। रेडिएशन थेरेपी के दौरान का साइड इफ़ेक्ट समझिए स्किन में थोड़ा सा बर्निंग और ये सब हालांकि रिवर्सिबल है, बट ये सारा टेम्परेरी कॉम्प्लिकेशंस है। हर ट्रीटमेंट का प्रोज एंड कॉन्स तो रहता ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे दर्शकों से हम अपील करते हैं कि अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सेहत का जरूर ध्यान रखें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।